सवाल उठता है, आप एक नई राजनीति के वो माने जाते हैं फेस, ये धर्म की राजनीति हो गई, आपने क्या कोशिश की कि इसमें बदलाव आए कि लोग मुद्दों की बात करें, आम जनता की बात हो, ना कि सर हम कास्ट से तो निकले हैं, हम भगवान से तो निकले हैं, ये हिंदू मुसलमान से तो निकले हैं, मंदिर मस्जिद से तो निकले हैं, ये एसएससी ओबीसी स्वर्ण से तो निकले हैं, जय श्री राम परशुराम पद्मावत भामा भीम इससे तो निकले हैं। हाउस के सही मुद्दे में कौन है? बेरोजगारी मुद्दा है क्या? रोजगार मुद्दा है क्या? क्यों गरीबी रेखा अभिशाप हमारे लिए बनता चला गया? हम अमीरी रेखा की बात नहीं करते हैं, हम इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, 1 GST 1 हेल्थ 1 एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम 14 साल तक के बच्चों को रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं, मजदूरी करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा, जहां तक पहुंचना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक सपना है, ख्वाब है, एक संघर्ष है, और अगर कहा जाए तो यह सपना कोई बहुत आसान नहीं है। लोकसभा तक पहुंचते पहुंचते बहुत से राजनीतिक अपना वजूद तक खत्म कर देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार संसद में पहुंचे। और अगर आप बात करें 2015 की, तो उन्होंने बेस्ट परफॉर्मिंग सांसद के तौर पर अवार्ड भी हासिल किया है। जी हां, हमारे साथ हैं पप्पू यादव जी, जो 16वीं लोकसभा में 2014 में बहुत बड़े कद के, बहुत बड़े नाम के नेता यानी शरद यादव जी को हराकर संसद तक पहुंचे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात में आपका। जी नमस्कार। 16वीं लोकसभा में आपने एक ऐसे नाम को शिकस्त दी जो देश की राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाता है, और अगर देखा जाए बड़े बदलाव के तौर पर आपकी जीत, उनकी हार, कैसे बैलेंस देखते हैं? क्या रीजन रहा और उस जीत को कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप आज भी? नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। जनता मालिक होता है, जनता ईश्वर होता है, जनता के दिलों पर राज करने की आवश्यकता है। इस देश में विडंबना है कि लोग जनता के द्वारा चुनाव किया तो जाता है, चयन होता है, लेकिन वह जनता की आवाज नहीं बन पाता, जनता के दिलों में नहीं बैठते। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज की, कांग्रेस के कई सामाजिक विषमता के कारण कई सारी परिस्थितियां पैदा हुई। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय जगदेव बाबू, ऐसे बहुत सारे वैसे। और जब अंग्रेजों के बाद 70 साल से हम आज़ादी के बाद जो हम लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में हम इन्वॉल्व हुए, तो आप देखिएगा लोकतंत्र का मतलब होता है तंत्र के द्वारा चुनाव। देश में या तो दया पर वोट मिली, या तो सेंटीमेंट पर वोट मिला, या तो खैरात पर वोट मिला। आप देखिए ना, इंदिरा जी को गोली लगी तो बोले राजीव जी टूअर हो गए, राजीव जी को गोली लगा तो बोले कांग्रेस टूअर हो गए। सही दया मिली लोगों ने। सही सच्चाई है कि शहादत, जिस भी कारण से शहादत सब भी अपने आप में रोमांचित करता है हमारे जीवन। यानी वहां जो था लोकतंत्र के नाम पर या तो सिंपैथी थी या पुराना रिकॉर्ड था, मुद्दों के ऊपर जो राजनीति हो रही थी। जी, उसके बाद जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सवाल पर कई सारे चीजें आई, लोहिया जयप्रकाश के बाद फिर बोफोर्स का बीच में आ गया, राजीव जी के बाद। तो अब देखिएगा लोहिया जयप्रकाश जी के बीच में कि मंडल और कमंडल। लोहिया जयप्रकाश जी के समय में भ्रष्टाचार एक इशू बना, जनता पार्टी का राज, गरीब का राज होगा। कर्पूरी ठाकुर जी, इमरजेंसी के बाद चौधरी चरण सिंह एक बड़ा ये प्रचार का माध्यम बना कि डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो एक सेंटीमेंट चेंज, फिर लगा लोगों ने दी सेंटीमेंट, हमने कैच किया, लोगों ने दी, फिर एक सेंटीमेंट उभर गया। अब 2.5 साल भी नहीं रह पाए। इंदिरा जी बेलछी घटना में चली गई, पानी में घुटने भर से ऊपर साड़ी उठा करके चलनी, और यहाँ चौधरी साहब एक भूल कर दिए कि उनको लॉकअप में बंद कर दिया। अब इस सेंटीमेंट देश में फैल गई। महिलाओं को, महिलाएं थी,
महिलाएं हाथी पर चढ़ के बेलछी चली गई। एक बड़ा नरसंहार था, सबसे पहला नरसंहार हिंदुस्तान में पूर्णिया में चंदवा रूपसपुर में हुआ था, और फिर 3, 4, 5 नरसंहारों में एक बेलछी नरसंहार था जिसमें इंदिरा जी हाथी पर चढ़ के चली गई, कभी पैदल चली गई, और यहाँ किसी कारण से लॉकअप में उनको बंद कर दिया गया। जी रिवेंज जो है ना, हमारा देश बहुत, देखिए हमारा देश मिडल ईस्ट है, वो बीच का रास्ता तैयार करता है, वो ना अप ना डाउन, वो डायनामिक और डैशिंग पर्सनालिटी को लाइक करता है। क्यों आज तक इंदिरा गांधी इतने सारे सवालों के बावजूद कि डिक्टेटर थी, ब्लू स्टार हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, इमरजेंसी लगी, फिर भी लाइक माइंडेड भारत में इंदिरा गांधी क्यों नहीं जा रहा यूथ के मन से? क्योंकि उसको डायनेमिक और डैशिंग पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। लेकिन आपके सामने एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, आपका क्या कारण रहा, क्यों आपको नहीं, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने आपको क्यों चूज किया? आप हमको एक बात बताओ ना जनाब, होता क्या है? मंडल का मंडल, इधर मंदिर इधर मंडल, मंडल के लोग ताकतवर, सामाजिक न्याय में जो ST SC है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, OBC है, EBC है, जिसकी संख्या 85 है हिंदुस्तान में, और उसी में तोड़ने की कोशिश की गई, मंडल लाने का प्रयास किया गया। भगवान का सेंटीमेंट देखिए, हर 10 किलोमीटर पर यहाँ भगवान है, अलग अलग भगवान, जिसको जैसा मन होता है वैसे भगवान को यूज करता है आदमी के द्वारा। हर 20 किलोमीटर पर जात धर्म मजहब है, सेंटीमेंट से हम नफरत खड़ा किए हुए। अन्य देश में जाइए, फ्रेंच है तो इंग्लिश है, गोरा है तो काला है, 2 सेंटीमेंट छोटी सी चीज है, वो भी एक्सप्लॉयटेशन के आधार। हमारे यहाँ 50 भाषा, उस कंट्री में भाषा होना अलग नहीं, उससे वो भाषा को हम रेस्पेक्ट करते हैं, भाषा हमारे जीने के तरीके को करता है, लेकिन कि भाषा के नाम पर जो नफरत की दीवार खड़ा है, भगवान के नाम पर, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हमारे वर्ल्ड के दार्शनिक का कहना है किसी देश और मानवता को खत्म करना हो तो तुम भगवान और धर्म को खड़ा कर दो, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। यही स्थिति है। लेकिन हुआ क्या जनाब, कोई चुनाव आप उठा के देखो, आप गुजरात का चुनाव, जिग्नीवेश, पट्टेदार, अल्पेश, नीच, बिहार का चुनाव उठा के देखो, नीतीश कुमार जी और लालू यादव का, DNA, अखलाक, गाय, बैकवर्ड फॉरवर्ड, आरक्षण, यानी मुद्दों से हटाने के लिए ये इस तरह के चीजें खड़ी की जाती है। हम भगवान बनाने के लिए इंसानियत और मानवता को कैसे मिटाएंगे सर? हमारा देश की जो स्थिति है आप उठा के देखो ना, हवा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, 20 किलो चावल, 40 किलो आटा, नवीन पटनायक जी क्यों आप राज कर रहे हैं? सब्जी, तरकारी, जलावन, छत्तीसगढ़, जयललिता जी, अम्मा कैंटीन, जेवर, कर्नाटक, लिंगायत, बोकलिंगायत, जिन्ना, मुगल आ जाएगा, टीपू सुल्तान आ जाएगा, आपको क्या कहते हैं, ताजमहल आ जाएगा। बाल ठाकरे किस पर राज किए आप? लेकिन एक सवाल उठता है, आप एक नई राजनीति के वो माने जाते हैं फेस, ये धर्म की राजनीति हो गई, आपने क्या कोशिश की कि इसमें बदलाव आए, कि लोग मुद्दों की बात करें, आम जनता की बात हो, ना कि सर हम कास्ट से तो निकले हैं, हम भगवान से तो निकले हैं, ये हिंदू मुसलमान से तो निकले हैं, मंदिर मस्जिद से तो निकले हैं, ये SSC OBC स्वर्ण से तो निकले हैं, जय श्री राम, परशुराम, पद्मावत, भामा, भीम, इससे तो निकले हैं। हाउस के सही मुद्दे में कौन है? बेरोजगारी मुद्दा है क्या? रोजगार मुद्दा है क्या? क्यों गरीबी रेखा अभिशाप हमारे लिए बनता चला गया? हम अमीरी रेखा की बात नहीं करते हैं, हम इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, 1 GST, 1 हेल्थ, 1 एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम 14 साल तक के बच्चों को रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं, मजदूरी करता है। यह साक्षरता लिटरेसी नहीं हो सकती है ना, नाम लिखना लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी है कि हम जीने के लायक हम एजुकेशन पा सकें। नहीं, आप जो कहते हैं साक्षरता और लिटरेसी, एक बड़ा पॉइंट आपने उठाया। बिल्कुल। आप कई बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में गए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में आप कई बार गए, अभी भी आप उस पंचायत के सदस्य हैं। और एक और बात है कि आपके पत्नी भी आपके घर से 2 लोग हो गए। अगर ये देखें ये मुद्दे, आपको क्या लगता है आपने मजबूती से उठा पाए या कहीं आवाज नहीं पहुंच पाई? वहां तक नहीं, एक बार नहीं जी। अटल जी के समय हम 1 हेल्थ 1 एजुकेशन की बात की है, कॉमन और कंपलसरी। ये अमीर गरीब में फर्क नहीं किया जा सकता है एजुकेशन और हेल्थ में। बैकवर्ड फॉरवर्ड यहां नहीं किया जा सकता, यहां हिंदू मुसलमान नहीं किया जा सकता, यहां लिंगायत भोगलिंगायत नहीं किया जा सकता, यहां मराठी गुजराती नहीं किया जा सकता, यहां भगवान और धर्म और जात के आधार पर एजुकेशन और हेल्थ नहीं किया जा सकता। रिफॉर्म यदि होगा तो ह्यूमैनिटी के आधार पर होगा, मानवता के लिए होगा। हम 1.3% हमारा बजट नहीं है, 1.7% हेल्थ का बजट नहीं है। सर दुनिया का सबसे कम बजट हमारे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन पर।
क्या रिफॉर्म कर रहे हैं? आयुष्मान आपने कर दी, अकड़ा दिया, इसके पहले भी अलग अलग है। आयुष्मान तो आपने नाम बदला। 52% हॉस्पिटल नहीं है भारत में, टेक्नीशियन लैब नहीं है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड कुछ है ही नहीं अस्पताल में, नर्स नहीं है। ये कहां से आएगा आयुष्मान? एक तरफ आप हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड CT स्कैन की बात करो, एक तरफ 70 लाख हजार करोड़ मेडिकल माफिया इस देश में है। आप इसको रोक नहीं रहे हो क्योंकि आपके पास पैथोलॉजी नहीं है। आपके सरकारी अस्पताल में MRI, CT स्कैन नहीं है, खराब रहता है, लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप चुनाव इस मुद्दे पर कहां लड़ते हो? चुनाव आप चुनाव, आज तक हिंदुस्तान का कोई चुनाव एजुकेशन पर हुआ क्या? पप्पू यादव जी, सवाल ये है कि ये होगा कैसे, जनता तक ये बात कैसे पहुंचे? देखिए, जनता शमशान में फंस जाती है। जनता कोई आता है कहता है मुझको 5 साल दो, 10 साल दो, 20 साल दो। कोई कहता है नाना को दिए तो नानी को दो, नानी को दिए तो दादी को दो, दादी को दिए तो पोता को दो। कोई कहता है बाप को दिए तो माँ को दो, माँ को दिए तो बेटा को दो। कोई कहता है मेरा बाप ऐसा था तो हमको दो। यार 5 साल 10 साल की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जो हम भी इन पॉलिटिशियनों से जानना चाहते हैं, यदि हिंदुस्तान के में एक राम राज और अकबर राज की जरूरत है तो उसकी सबसे पहली जरूरत है पीस एंड प्रोस्पेक्ट। माफियाओं से मुक्ति, जमीन माफिया से मुक्ति, हेल्थ माफिया से मुक्ति, एजुकेशन माफिया से मुक्ति, शराब माफिया से मुक्ति, माइंस माफिया से मुक्ति, कोयला माफिया से मुक्ति। कैसे? सवाल मैं वहीं आ रहा हूं ना सर। ऐसी चीजें सर, ये आपने समस्या बताई। ये बिल्डर से सर, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य से लोग समस्या नहीं सुनना चाहते। सर, समस्या नहीं है, हल सुनना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस मुक्ति के लिए 10 साल 5 साल की जरूरत क्या है? अब ये जो बिल्डर्स है हमारे बिहार के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये JP सीमेंट वाले जिस पर पैसा है, ये नीरव मोदी जो सबका पैसा लेके चले जाते हैं, बैंक 18,000 करोड़ NPA में अनिल अंबानी जी जाते हैं, बैंक उसको डिफिसिट कर देती है। और मेरे यहां गाय के और कुत्ता खरीदने वाले बैंकर्स को जेल में डाल देते हो, सरकारी खरीदने वाले को। मुझको समझ में नहीं आता, इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन, बेरोजगारों का आत्महत्या, मजदूरों का पलायन, फार्मर्स का आत्महत्या और ये माफियाओं का साम्राज्य। ये तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा, देश की इकोनॉमी क्या होगी, देश का बजट क्या होगा। मेरे यहां क्या है? मेरे यहां बालू माफिया, माइंस, जमीन का दलाली और बालू माफियाओं में के साथ नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, नेता का हिस्सा इन्वॉल्व है। साझीदार भी हैं, मददगार भी हैं, भागीदार भी हैं, लेकिन बिना नेता। सर, सवाल यह है कि राजनीति में अगर लोग माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हल क्या है? जनता को इस चंगुल से निकलेगी कैसे? जनता ही तो ये सबसे बड़ी बात है। सर, आप ही उसको चंगुल में फंसा लेते हैं। कभी आप अकेले आ जाते हैं, कभी आप गठबंधन करते हैं, कभी महागठबंधन करते हैं, कभी कांग्रेस आके कहती है कि मुझको दो, कभी आप आ जाते हैं, कभी RJD आ जाती है, आप पार्टियां बदल के आ जाते हैं। तो जनता को उस चंगुल से निकाले कैसे? जनता जैसा चाहती है ना, जनता कहता है कि तुम दुष्ट बनो, धूर्त बनो। सेवा राजनीति धर्म नहीं है। जनता कहता है, आप हमको एक बात बताओ ना, ये जो उन्माद पैदा होता है भगवान के नाम पर, जनता ही तो करती है। नेताओं ने यह समझ लिया, जनता को यही समझ है। जनता 5,000 रुपये पर ST SC की स्थिति इस कदर, हमारे बाप दादा कहते थे, क्या गाली दे करके, पासवान नहीं कहता था, दुसदवाह। हम आज भी जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिसका आजादी में, जिसके सांस्कृतिक आजादी में हिस्सा है, ST SC के बड़े बड़े रिफॉर्मर इस देश में आजादी से लेकर के कई चीजों में सबसे बड़े हिस्सा है, वो आज स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। जेल में सबसे ज्यादा 98% फांसी और सजा ST SC और EBC को हुआ। जो जेल में आज बंद है उसमें 85%, 90% SSC, OBC, EBC के लोग जेल में बंद है। क्या यही क्रिमिनल है? यही बहादुर है? आप स्थिति उठा के देखो। मेरा कहना साफ है कि जनता पैसे लेके वोट देगी। 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ कर्नाटक में, 300 करोड़ पर एक विधायक बिकता है। बाद में जिला परिषद चुनाव होता है, ब्लॉक पंचायत का चुनाव होता है, प्रमुख में हम, आपको आश्चर्य होगा कि हम 20 लाख रुपया खर्च करते हैं तो प्रमुख बनते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च करते हैं तो हम महानगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन बनते हैं, और फिर 2 साल पर अविश्वास ला करके पैसा से फिर खरीद के कोई मैं आपको एक चीज याद दिला, जनता ही तो कर।
मैं एक चीज याद दिला रहा हूं, आप बिहार से आते हैं। बिहार वो राज्य है जहां से राजनीति के अंदर बड़े बड़े रिफॉर्म हुए हैं। आप जेपीजी की बात करें, औरों की बात करें, बड़े रिफॉर्म हुए। लेकिन आप क्या करेंगे कि जनता उस रिफॉर्म में आए? सर कौन सा रिफॉर्म हुआ सर? सर लीडर आप हैं। देखिए जनता को सर लीडर की जिम्मेदारी, सुन वहीं से शुरुआत हुई सर लीडर की जिम्मेदारी ये भी है जनता को मोटिवेट करे, जनता को रास्ता दिखाए। सर मैं तो वही कह रहा हूं जी। कौन सी रिफॉर्म हुई? वैशाली की धरती से लेके गणतंत्र से लेकर के मगध की लिच्छवी से लेकर के मगध इकोनॉमिकल फ्रीडम से लेकर के सबसे ज्यादा आजादी गरीबी कहीं हमारे बिहार में है तो मगध की धरती पर है। पानी के लिए हम तरस रहे हैं। दशरथ मांझी वहीं से था, 2 लाख रुपया पप्पू यादव को जाके देना पड़ा। 10,000 रुपया महीना पप्पू यादव के घर से जा रहा है आज 9 सालों से दशरथ मांझी को। कोई व्यक्ति नहीं है जो पप्पू यादव के दरवाजे से एक लौट करके आए हो सर। डेली पप्पू यादव को 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया ऐसे लोगों को जो सामने में खड़े रहते हैं जिसके बारे में नॉलेज होता है वहां पहुंचाना पड़ता है। या आपके ये सेवा आश्रम में आप मेरे यहां बैठे हुए, आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेवा आश्रम की स्थिति। 800-900 लोग कैसे पूरे देश के किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, दिल का छेद, सारे गरीब लोग कैसे देश भर के लोग यहां रहते, कैसे इलाज होता है? सर हमारे यहां जो दिखता है वो बिकता है। हमारी स्थिति आप हमको बताओ। आप रिफॉर्म की बात करते हो इस हिंदुस्तान में। आपने कहा जनता क्या करे। मैं कह रहा हूं जनता को एक बात पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर, इस्लाम खतरे में। कभी इस्लाम खतरे में होगा क्या? है कहीं क्या हदीस और हमारे कुरान शरीफ साहब में? भगवान खतरे में, भगवान खतरे में होंगे क्या? भगवान का जागरण करा रहा हूं। जब भगवान सो गया है तो फिर बचेगा कौन? मां के 3 बच्चे, एक लंगड़ा, एक डकैत, एक डॉक्टर। मां तीनों से मोहब्बत करती है। मां इंसान में फर्क नहीं पड़ती। तो फिर ये ईश्वर कहां से फर्क करने लगा कि हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, पागल की तरह लड़ रहे हैं। और ये इसी लड़ाई पर बाल ठाकरे, राज ठाकरे, ये जो जितने बड़े बड़े नेता का नाम आप गिनाते हो, लालू यादव जी, शरद यादव, रामविलास जी, मायावती, मुलायम सिंह जी, काशीराम दलित रिफॉर्म से आए। हम दलित की बात किए। मायावती जी आई तो फिर तिलक तराजू 4 जूते मारो, अब फिर हो गया ब्राह्मण सब इतलार। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हमारे साथ पप्पू यादव जी मौजूद है, बड़ा गर्म वो बात कर रहे हैं। बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव जी। अपनी पार्टी भी चला रहे हैं, हालांकि वो जन अधिकार पार्टी, और कई बार संसद में जा चुके हैं। हम उसे पूछना चाहते हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि जनता खुद जिम्मेदार है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं लीडर की क्या जिम्मेदारी है? जनता को वो खुद क्यों मोटिवेट नहीं करते हैं और क्यों जनता को उस ट्रैप से नहीं निकालते? पप्पू यादव जी सवाल ये है। सर लीडर का काम ये है, आप जनता को मोटिवेट नहीं करते आप। सर सवाल ये, सर मैं पार्टी से नहीं हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहा हूं, जनता ने मुझे चुना है। सर अब जनता के लिए आप क्या करेंगे? मेरा सवाल, मैं सीधा सवाल आज जनता आपसे पूछ रही है। मैं सीधा सवाल है मेरा। मैंने तो कहा कि एफिडेविट के साथ जनता के बीच जाने को तैयार हूं। शायद हिंदुस्तान की पहली घटना होगी कोई आदमी एफिडेविट नहीं दिया होगा। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का सवाल पर नहीं होगा। जो इस हिंदुस्तान के आर्थिक आजादी के सवाल पर हम जाएंगे। हम एजुकेशन और हेल्थ पर जाएंगे। हम मजदूर 14 साल तक के मजदूरों को की हम किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट दे सकती है, जहां सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है जांच घर में, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यानी आप ये समझते हैं जो सरकारी स्कीम्स हैं वो जनता तक पहुंचे, ये आपका? सर सरकारी स्कीम्स नहीं, जो माफिया आज चला रहा है देश को, एजुकेशन माफिया, हम वो चलाएं, लेकिन हम उससे दुनिया की बेहतर चीज देंगे ताकि लोग उससे नहीं, वो तय नहीं करेगा अपने स्कूल का फीस, ये सारी चीजें। और हमको 5 साल की जरूरत नहीं है सर। हमने 15 दिन और 5 महीना इकोनॉमिक्स के लिए, एक आर्थिक आजादी के लिए हमको 5 साल लग सकता है। फार्मर क्यों, एक बड़े बदलाव के लिए 5 साल लग सकता है। हम एक बड़े एजुकेशन और हेल्थ के लिए हम जब आगे जाएंगे तो हमको 2.5 साल 3 साल लग सकता है। लेकिन इस माफियाओं जैसी सिस्टम को समाप्त करने के लिए, और जो लुटेरे लोग हैं माफियाओं के साथ, जो नेता पदाधिकारी और माफियाओं का नेक्सस है, इस नेक्सस को चैलेंज करने के लिए मेरे लिए 15 दिन 5 महीना एफिडेविट के साथ मैं जनता के बीच जाऊंगा। अकबर राज, किसी के घर में ताला नहीं लगेगा सर।
और एक भी बिचौलिया और दलाल आपको ब्लॉक और कचहरी और कलेक्ट्रेट में नहीं मिलेगा। देश के लिए दो चीजें घातक हैं। धर्म, राजनीति के अंदर धर्म का बहुत दखल हो गया। आपने भी इस बात को उठाया, कैसे खत्म होगा? सर, मैंने आपको कहा कि ये पॉलिटिशियन कुकर्मी है, पॉलिटिशियन साझीदार है, भागीदार है हर कुकर्म में। सिस्टम को चलाता पॉलिटिशियन है और रोता वही है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से ताकतवर कोई नहीं है, फिर वो रोता क्यों है? और इतने लंबे समय हमारे बिहार में 17 साल लालू यादव के परिवार को मिला, 10 साल वो बिहार बाहर में थे, नीतीश जी को 15 साल मिला। क्यों रो रहे हैं ये लोग? क्यों पलायन है? क्यों रोजगार नहीं है? क्यों ये माफिया ही तय करता है पॉलिटिशियन को? कास्ट का ही क्रिमिनल, कास्ट में जो सबसे बड़ा माफिया है वो वोट को तय क्यों करेगा? वो जो हिंदू मुसलमान को काट करके नेता बनता है, सर उसको मैं जहां हूं किसी भी कीमत पर स्टेट में पानी, बिजली, कोई भी स्टेट से जो सुविधा मिलती है चुनाव में भागीदार लेने से रोक दूंगा। फर्स्ट, सेकंड, किसी भी तरह की सुविधा स्टेट से पप्पू यादव। लास्ट सवाल, राजनीति के लिए एम की बड़ी अहमियत है। मॉब की बात करते हैं कि भीड़ होगी तो नेता बनेगा, मनी होगी तो राजनीति करेगा, बाहुबल होगा, मसल पावर होगी तो राजनीति होगी, माफिया साथ देगा तो राजनीति होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एम का जो फैक्टर है, आप इसको इसके सबसे बड़े कारण है कि लोग नेक टू नेक, कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर आज तक अपनी जनता से डायरेक्ट बात नहीं करता है, नहीं मिलता है, लोगों की मदद नहीं करता है, लोगों के हक की बात नहीं करता है। हिंदुस्तान में लोगों ने सेंटीमेंट पर वोट देने के कारण कभी मिलना पसंद नहीं किया, लोगों ने कभी चीफ मिनिस्टर से मिलना पसंद नहीं किया। जात के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों ने वोट दिया। मैं इन चीजों को एम जो कर रहे हैं ये इसीलिए तवज्जो है कि लोगों को लगता है कि पप्पू यादव को लगता है कि ये माफिया ही, ये पैसे वाले हमको पैसे देंगे तब हम वोट दे पाएंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा, लोग आपको जो जब परिचय कराते हैं तो कहते हैं बाहुबली नेता, तो जब आप खुद बाहुबली नेता के तौर पर एक बात याद रखिएगा, लोगों ने आज तक बाहुबली नहीं कहा। मैं सर उस किसान फैमिली से हूं जो सोच नहीं सकते हैं 10 फैमिली होगा तो एक हम भी होंगे, हम उस एजुकेशन फैमिली से हैं। सिस्टम को पसंद नहीं था उस वक्त पप्पू यादव की क्रांति, पप्पू यादव का विद्रोही नेचर, पप्पू यादव का शोषण के खिलाफ लड़ना, पप्पू यादव का गरीब और कॉमन लोग और मजबूर लोगों की आजादी, फ्रीडम की बात करना। लाइन से अलग हट करके पप्पू यादव लिखे लिख सपूत चले बेलिक चले सपूत, ये जो कहावत है लिखे लिख चलने बेलिक चलने वाली बात जो है, ये है पप्पू यादव की हिस्ट्री। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं जो आम आदमी को प्रताड़ित करती है, परेशान करता है, आम आदमी के मुस्कुराने को परेशान करता है, आम आदमी के जिंदगी को परेशान करता है, उस परिवार को परेशान करता है, आम आदमी के जीने के तरीके, उसके मिनिमम और फंडामेंटल राइट को जो ताकत, वो माफिया, बाहुबली, अपराधी, सिस्टम, नेता, मनी, हनी, ये जो 5 चीज है ना जो आज नासुर बन चुका है, मनी बिल मस्ट, मनी बिल फर्स्ट, मनी बिल जस्ट, सेक्स के बगैर नेता, पदाधिकारी और माफिया नहीं जी सकता। सेकेंड, थर्ड, कास्ट एंड क्रीड, 4 हिंदू मुसलमान, धर्म, मजहब, सिख, ईसाई, और 5th क्षेत्रवाद और भाषा। ये कास्ट, ये जो 4-5 चीजें हैं ना नेताओं का सबसे बड़ा आवरण, और उसमें पहला है मनी, जो दिखता वो बिकता, बेचने के लिए दिखाया जाता है पैसे। आज मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट आज जहर हो चुका है। जहर वर्ल्ड का सबसे तीसरा हम हैं पॉर्न देखने वाले, वल्गर तरीके, वल्गर गीत। उत्तराखंड ने इस बात को कहा कई कि पहले सबसे पहले सोशल मीडिया पर पॉर्न और ब्लू पिक्चर और फालतू चीजों को रोको, कोई रोकने को तैयार नहीं है। बेटी जैसे चीजों पर बलात्कार पड़ते उसको भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाता, उसको भी जात पात में बांट दिया जाता। हत्या को कहा जाता है किस कास्ट ने किया, किस कास्ट का हुआ। सर ये हालात हैं, और इस हालात के बीच में आप पप्पू यादव को मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने आपसे एफिडेविट की बात की, आप हमको 15 दिन 5 महीना 6 सवाल को लेकर के सिर्फ दें, और वो 6 सवाल यदि एक स्टेट में किसी घर में यदि ताला लग गया और कोई माफिया, बिचौलिया, दलाल आपको किसी ब्लॉक में, किसी गांव में, किसी मिड डे मील के पास
किसी जनधन योजना में, किसी बैंक में, किसी भी एवरीवन कोटा जन वितरण प्रणाली में, फूड बिल के लिए, ऐसे जगहों पर, इंदिरावास में, पेंशन में, शिक्षक में, ऐसे जगहों पर मिल गया कोई बिचौलिया, जो आम आदमी हमेशा एक भी रुपया, सर घर के टोटल पैसे उठा लिए गए, घर नहीं बनी किसी गरीब की। यानी आपको लगता है कि सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत है? सिस्टम नहीं सर, सिस्टम रिफॉर्म से ज्यादा इन सिस्टम चलाने वाला जो नेता है सर, इसको चैलेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सर इसको लगता है कि मैं तो पैसा पर वोट लेके आता हूं, पैसा मुझे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया गोयनका ये देता है और वोट हमें माफिया दिलाता है लोकल स्तर पर। एक बहुत संक्षिप्त में एक लास्ट सवाल, हालांकि लास्ट हो चुका था लेकिन मैं लास्ट कर लेता हूं। महागठबंधन, अब गठबंधन की राजनीति आ रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? और आपने कहा मैं लालू जी का वारिस भी हूं। ये विचारों का गठबंधन नहीं है। हाँ। ये जात का, धर्म और मजहब का गठबंधन है। एन केन प्रकार सत्ता, वोट, सियासत के लिए मौके का गठबंधन, आप ऐसा कहते हैं? सर सत्ता, वोट और सियासत, सिर्फ कुर्सी, ये कोई बदलाव का गठबंधन नहीं है, ये देश के रिफॉर्म का गठबंधन नहीं है, ये युवाओं को रोजगार देने का गठबंधन। अकेले चलेंगे या किसी के साथ चलेंगे? सर जनता मजबूर करती है किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बनने। यानी आप कहते हैं गठबंधन अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी जाएंगे? सर मैं जाने की तैयारी में नहीं हूं, लेकिन ये जनता, ये जात, ये हिंदू मुसलमान, हम गाय काटेंगे 2 मिनट में, मुसलमान तय करेगा वोट किसको देना है। हम अखलाक जैसी चीजों को पैदा करेंगे, मुसलमान भूल जाता है हदीस और कुरान शरीफ साहब को कि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कोई किसी जात धर्म को जब नेता खतरे में होता है और नेता की वोट और सत्ता, तो हिंदू मुसलमान को खतरे में डाल देता है और जात पात को खतरे में डालता है। ये कोई हिंदू मुसलमान, कोई भगवान खतरे में कभी नहीं हो सकता इस दुनिया में। खतरा नेता को होता है तो हम खतरे में डाल देते हैं और फिर राजनीति की शुरुआत करते हैं और फिर एक एक गरीबों से लूटकर पूंजीपति माफिया को देते हैं और फिर 5 साल की तैयारी करते हैं। हम जब 5 साल और 10 साल की तैयारी में ही सब दिन रहेंगे तो हम बदलाव नहीं कर पाएंगे और हिस्ट्री चेंज नहीं कर पाएंगे। हम फिर कहना चाहते हैं देश के, क्या एक बार 15 दिन और 5 महीना 6 कॉज के लिए पप्पू यादव के साथ खड़े होंगे और क्या 3 साल एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार के लिए पप्पू यादव के साथ खड़े होंगे? यही सवाल है पप्पू यादव का। यदि हो सकता हो तो एफिडेविट जहां कहिए मैं देने को तैयार हूं, दोबारा राजनीति नहीं करूंगा, एक बार साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। लोकतंत्र के अंदर अगर देखें तो सबसे बड़ी ताकत अगर होती है तो वोटर के पास होती है, लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि वोटर जब नाइंसाफी करेगा और पैसे लेकर सेलेक्ट करेगा तो सबसे बड़ा दोषी अगर होगा तो वो खुद वोटर होगा। लेकिन पप्पू यादव का यह भी कहना है कि अगर किसी आम आदमी की मुस्कुराहट कोई छीनेगा तो मैं उसके लिए मजबूती से खड़ा हूंगा और विरोधी के तौर पर खड़ा हूंगा, भले ही कोई मुझे बाहुबली कहे या कोई कुछ भी कहे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने के लिए पप्पू यादव 6 बार वहां पहुंचे हैं, पार्टी के साथ भी, निर्दलीय भी। लेकिन वो एक नई रिफॉर्म की जरूर बात करते हैं। वोटर को खुद तय करना होगा कि वो आगे अपने आने वाले चुनाव में किस आधार पर सरकारों को चुनेगा, अपने नुमाइंदे को चुनेगा और अपने उस वकील को चुनेगा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में उसके लिए वकालत करेगा, उसके अधिकारों के लिए वकालत करेगा। खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।